क्या मतलब है आप समझो। सरल रेखीय गति का सिंपल मतलब है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, कोई वस्तु सीधी रेखा में चल रही है, कैसे चल रही है मित्रों? सीधी रेखा में, चाहे वो किधर भी जा रही हो, चाहे वो इस दिशा में जा रही हो, चाहे वो इस दिशा में जा रही हो, चाहे वो किसी भी दिशा में, अगर लेकिन वो कैसे चल रही हो? सीधी रेखा में। जैसे आप ऐसा समझो कि जैसे कोई धागा है, तो धागे पे अगर कोई चींटी चल रही है तो वो हमेशा इस धागे की ही दिशा में चले, धागा किधर भी हो। अगर कोई वस्तु सीधी रेखा में चल रही है, जैसे इधर या इधर या इधर या किधर भी है ना, तो किसी भी दिशा में, लेकिन अगर वो सीधी रेखा में चल रही है तो उसे हम, उस तरह के मोशन को हम लोग सरल रेखीय गति कहेंगे। सरल रेखीय गति किसे नहीं कहोगे? अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे चलने लगे, अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे चल रहा है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट को, बॉल को फेंको आप, तो हम ऐसे इस प्रकार के मोशन को सरल रेखीय गति नहीं कहेंगे। तो सरल रेखीय गति हमें समझ में आ गई कि सरल रेखीय गति क्या है। अब सरल रेखीय गति में हम लोग एक एक चीज़ को समझेंगे, कैसे कैसे हमें लेना है चीज़। जैसे सबसे पहली बात होती है कि वस्तु, कोई वस्तु विरामावस्था से क्या मतलब है? विरामावस्था और दो चीज़ें होती हैं, कोई वस्तु विरामावस्था में है, कोई वस्तु गतिमान अवस्था में है। कोई भी वस्तु विरामावस्था में हो या गतिमान अवस्था में हो, हम सीधे तौर पे किसी की बात हम ये नहीं कह सकते कि कोई वस्तु विरामावस्था में है। पहले बात समझो, विरामावस्था से क्या मतलब है कि यदि कोई वस्तु की पोजीशन, स्थिति समय के साथ ना बदले तो उसे हम ऑब्जेक्ट को विरामावस्था से में कहेंगे। और अगर कोई वस्तु की स्थिति या पोजीशन समय के साथ बदल रही है, जैसे हम चल रहे हैं तो मेरी पोजीशन आपके साथ, आपके रिस्पेक्ट में बदल रही है, तो हम विराम गतिमान अवस्था में हैं। लेकिन अगर हम खड़े होकर ऐसे पढ़ा रहे हैं तो मैं किस अवस्था में हूँ? विरामावस्था में। तो विरामावस्था और गतिमान अवस्था एक्चुअल में ये हमेशा एक रिलेटिव टर्म होते हैं, सापेक्ष टर्म होते हैं, सापेक्ष शब्द है। जैसे कि अगर एक उदाहरण से जल्दी से बस करेंगे आगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे इसमें। मान लो एक बस है, बस में कोई ऑब्जेक्ट है, कोई व्यक्ति है, ऐसे खड़ा है बाबू। एक और व्यक्ति, मतलब चलो एक ही खड़ा है, और यहाँ पे बाहर पेड़ है, बाहर क्या है? पेड़ है, और बाहर कोई भी खड़ा है। अब बस जो है वो आगे जा रही है, इसको ए नाम दे दो और इसको बी नाम दे दो। अगर हम कहें कि ए के रिस्पेक्ट में पेड़ क्या है? रुका है, ठीक है, पेड़ विरामावस्था में है। लेकिन अगर हम इसी चीज़ को बी के रिस्पेक्ट में कहें तो हमको लगेगा कि पेड़ पीछे जा रहा है। तो बी के लिए पेड़ क्या है? वो गतिमान अवस्था में है। तो हम कह सकते हैं कि ए के लिए पेड़ विरामावस्था में है, विरामावस्था में है, और बी के लिए पेड़ गतिमान अवस्था में है। इसी चीज को कि कोई भी ऑब्जेक्ट, पेड़, जैसे यहाँ पे पेड़ है, कोई भी ऑब्जेक्ट या तो विरामावस्था में हो सकता है और वही पेड़ गतिमान अवस्था में भी हो सकता है। निर्भर किस पे कर रहा है? तो देखने वाले पर। देखने वाले पे ऑब्जेक्ट या तो रेस्ट में हो सकता है, या तो इसका मतलब है विरामावस्था और गतिमान अवस्था। एक्चुअल में ये जो स्थिति है वो एक्चुअल में एक सापेक्ष टर्म है कि आखिर देखने वाला क्या है, कैसे बैठा है। बात समझ में आ रही? तो इस तरह से, तो अब जब हम लोग स्ट्रेट लाइन मोशन की बात करते हैं तो ऑब्जेक्ट, इसका मतलब सारी चीज़ें देखने वाले पर निर्भर करती हैं। हाँ ठीक है। तो अब हम लोग कुछ टर्म पढ़ेंगे जो हम लोग जानते हैं, जैसे दूरी। दूरी क्या है? डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं पथ की लंबाई। पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। पथ की लंबाई को क्या कहते हैं मित्रों? दूरी कहते हैं। पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। इसको किस में लिखेंगे? मीटर में। विमीय सूत्र क्या होगा? एल। पथ की लंबाई से क्या, अभी पहले हम लोग और देख लें, विस्थापन क्या है? विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट। विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या कहोगे? वस्तु की प्रारंभिक, या ऐसे लिखो अंतिम स्थिति, अंतिम स्थिति तथा प्रारंभिक स्थिति, प्रारंभिक स्थिति के बीच की
न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहेंगे। तो विस्थापन किसे कहेंगे? वस्तु की अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहेंगे। अच्छा, दूरी क्या है? पथ की लंबाई है। विस्थापन उसकी डिपेंड करता है अंतिम और प्रारंभिक स्थिति की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहेंगे। बात समझ में आ रही है? जैसे अच्छा, इसका भी मात्रक मीटर ही होगा, इसका भी मात्रक मीटर होगा। अच्छा, इसका भी मात्रक इसका भी ये अच्छा, ये कैसी राशि है? अदिश राशि है, क्योंकि इसकी दिशा अभी हम लोग समझेंगे। और ये कैसी राशि है? सदिश राशि है। इसका भी विमेय सूत्र रैली होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? आप डेफिनेशन लिख लो पहले, फिर हम लोग समझते हैं। कुछ सवालों से हम इसको अंतर समझेंगे, दूरी और विस्थापन। तो दूरी और विस्थापन, जैसे मान लो कि अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर, अगर हम कहें आपसे ऑब्जेक्ट 5 मीटर आगे गया, ठीक है, और अगर हम यहीं से कहें कि अगर 2 मीटर आगे चला गया और आगे चला गया, तो बताओ ये इसकी प्रारंभिक स्थिति है और ये इसकी अंतिम स्थिति है। तो दूरी कितनी हुई? तो दूरी तो पथ की लंबाई होती है, 5 + 2 यानी 7 मीटर। विस्थापन कितना हुआ? विस्थापन आप क्या कहोगे बताओ? प्रारंभिक और अंतिम के बीच की न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी तो यही होगी, मिनिमम डिस्टेंस, तो यानी 7 मीटर। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो दूरी और विस्थापन सेम है। सोचो, अगर हम ये ए ऑब्जेक्ट है कोई, 5 मीटर आगे गया और यहाँ से 2 मीटर पीछे गया, कितना मीटर? 2 मीटर पीछे गया। अब आपसे पूछा जाए बताओ दूरी कितनी है? दूरी तो पथ की लंबाई है, जिस जिस पथ पर चला वो सब जोड़ दो, तो यानी 5 आगे गया 2 पीछे गया, यानी 7 मीटर। विस्थापन कितना हुआ? विस्थापन हुआ 5 - 2। अंतिम स्थिति ये है इसकी, प्रारंभिक स्थिति ये है, तो इसके बीच की न्यूनतम दूरी तो यही हुआ, तो 5 में 2 गया 3 मीटर। किधर गया? आगे। तो प्रारंभिक और अंतिम के बीच, जैसे अगर हम ऐसे कहें आपसे, ये मान लो 5 मीटर आगे गया, 3 मीटर पीछे गया, ऊपर गया, तो बताओ दूरी कितनी है? तो दूरी तो आप पथ की लंबाई जोड़ोगे, 5 और 3 8 मीटर। लेकिन अगर विस्थापन देखोगे तो प्रारंभिक स्थिति ये है, अंतिम स्थिति ये है, तो प्रारंभिक और अंतिम के बीच की न्यूनतम दूरी तो ये हुआ। इसका मतलब ये हो जाएगा √5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 5 25, 3 त्रिका 9, 25 9 34, तो √34 ये विस्थापन आ जाएगा। समझ में आया? इसी तरह से मान लो अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे चल रहा है, ये अर्धवृत्त आधा हाफ सर्कल बनाते हुए गया, मान लो कि इस वृत्त की त्रिज्या है 7 मीटर। कितनी त्रिज्या है? 7 मीटर। रास्ता चलने का ये है, ऐसे रास्ते से चलते हुए यहाँ गया। तो आपसे पूछा जाए बताओ दूरी कितनी चला? तो दूरी है पथ की लंबाई, ये रास्ते, ये टिक 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 टिक, यही रास्ता तो चला। इसका मतलब दूरी है आधा वृत्त की परिधि। पूरे वृत्त की परिधि कितनी होती है? 2πr। अगर r त्रिज्या है तो आधे वृत्त की क्या होगी? πr। तो दूरी हो जाएगी 22/7 इंटू r, 7 से 7 गया तो 22 मीटर दूरी हो जाएगी। विस्थापन कितना हुआ? विस्थापन कितना हुआ? विस्थापन हुआ या ये इसकी प्रारंभिक स्थिति A, ये इसकी अंतिम स्थिति है B, ये न्यूनतम दूरी हुई। न्यूनतम दूरी कितनी होगी? 7 और 7 14 मीटर। ऐसा समझ में आया? चलो, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत समझ में आया। एक बार आप फिर से देख लेना वीडियो, एकदम क्लियर कट। आप इन चीज़ को समझ जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा हाँ यार दूरी तो ये हो गई। दूरी हमें जिस रास्ते पे हम चल के जाएंगे वो सब जोड़ लें, वो तो हमारी दूरी आ जाएगा। लेकिन जो विस्थापन है, विस्थापन में हम क्या देखेंगे? प्रारंभ में क्या स्थिति थी, अंतिम में क्या स्थिति है, और उन दोनों के बीच की जो न्यूनतम दूरी होगी वो हमारी विस्थापन कहलाएगी। ठीक है। अच्छा, इसी क्वेश्चन की और बात कर लें। जैसे मान लो 5 मीटर आगे गया और ऐसे गया 7 मीटर पीछे, तो बताओ प्रारंभिक दूरी कितनी चला? तो दूरी तो आप बता दोगे, 7 5 12 मीटर। विस्थापन कितना हुआ? विस्थापन हुआ, अब क्योंकि 7 आगे गया
7 पीछे गया, 5 आगे गया, तो -2 मीटर। माइनस क्या बता रहा है कि ऑब्जेक्ट पीछे गया। माइनस क्या बता रहा है कि ऑब्जेक्ट पीछे गया। समझ में आ गया? चलो, अब ठीक है, ये हो गई दूरी और ये हो गया विस्थापन। कोई फर्क नहीं है, आपको अच्छे डिफरेंस समझ में आ जाना चाहिए। दूरी क्या है, विस्थापन क्या है। तो अब जब दूरी विस्थापन क्लियर है तो अब हम लोग पढ़ते हैं जैसे औसत वेग क्या है, औसत चाल क्या है, इस तरह से। अच्छा, औसत वेग औसत चाल पढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा। रिक्वेस्ट इसलिए करूँगा कि जब हम लोग औसत वेग पढ़ेंगे तो वहाँ पे कुछ तात्क्षणिक वेग और इस तरह चीज़ें आएंगे, तो आकलन आएगा। तो मैं आपसे ये चाह रहा हूँ कि आप एक बार आकलन अच्छे से पढ़ लो। तो हम लोग थोड़ा आकलन पे प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। मैं ये चाहूँगा कि इस आकलन को बहुत ध्यान से समझो और इसको एज ए मैथ लो, कि हम एक मैथ में एक नया टूल सीख रहे हैं और इसको सीखना है, इसको करना सीखना है। जितनी भी चीज़ मैथ की मैं बताऊँगा आप उसको एज ए मैथ समझना, पूरी तरह मैथ, ठीक है। आकलन गणित क्या है पहले समझते हैं। सभी को पढ़ना है, चाहे बायो वाले हों चाहे मैथ वाले हों। आकलन गणित, डिफरेंशियल मैथमेटिक्स, डिफरेंशिएशन बोलते हैं इसको, समझते हैं चीज़। डिफरेंशिएशन एक्चुअल में है, डिफरेंशिएशन में सबसे बड़ी बात हम ऐसे लिखेंगे dy बाई dx। पहले हम समझते हैं इसका मतलब। जब कभी भी कोई भी जैसे y, दो तरह के, जब भी हम कैसे लिखते हैं, y इज इक्वल टू एफ एक्स लिखते हैं। इस y इज इक्वल टू एफ एक्स में y क्या है, तो आप बोलोगे सर इसमें y और x, ये जैसे y एक वेरिएबल हो गया, चर हो गया, x भी एक चर हो गया जो बदलेगा। जैसे सर हम एक बात बोलें y बराबर सर x, क्या ये एक समीकरण हुआ? हाँ, ये समीकरण हुआ। क्या y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्या ये समीकरण हुआ? हाँ, ये भी एक समीकरण हुआ। क्या तो ये सब समीकरण, इसमें अगर आप देखो तो इसमें दो चर हैं, एक x है और एक y है। तो x कैसा चर कहलाता है? x एक इंडिपेंडेंट चर कहलाता है। अब इसको हिंदी में बताने की जरूरत नहीं, समझ में आ रहा है। स्वतंत्र चर। स्वतंत्र चर का मतलब इसमें हम x का वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, जो मेरे ऊपर डिपेंड है, हम कुछ भी रख दें। y क्या है? डिपेंडेंट चर। डिपेंडेंट मतलब हाँ, y डिपेंड कर रहा है कि x का क्या मान रखोगे, हम y वही देंगे। जैसे हमने कहा x का मान -1 रखा, तो -1 का स्क्वायर प्लस 1, -1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 यानी 2। तो ये फिक्स है ना 2। ये 2 कब आया? जब आपने x का मान रखा। इट मीन्स x जो है वो आपका इंडिपेंडेंट चर हुआ और y क्या हुआ? डिपेंडेंट चर हुआ। अच्छा, ये जो वेरिएबल्स हैं, ये जो बदल रहे हैं, ये किसी भी रूप में बदल सकते हैं। जैसे एक मिनट, ये जो वेरिएबल्स हैं, ये जो वेरिएबल्स हैं वो किसी भी रूप में बदल सकते हैं। अब जैसे आप ऐसे उदाहरण, जैसे बहुत ही अगर प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके चलें तो आप ऐसे समझो कि जैसे सपोज करो कि हम ये कहें कि y एक फंक्शन है जो कि मैंने पहले भी बात की है इस पर, रेट ऑफ एनी वेजिटेबल। तो हम आलू ले लेते हैं, रेट ऑफ आलू। y रेट है आलू का कि 1 किलोग्राम का क्या रेट है, और y डिपेंड करता है कि मार्केट में, समझना अच्छे से, ये सब बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल्स है, मार्केट में आलू कितना है, आलू कितना है, ये सब जानते हैं आप, सब बहुत प्रैक्टिकल तरीके से जानते हो कि जब भी मार्केट में आलू या प्याज जो भी हो बहुत अधिक मात्रा में आ जाता है तो जाहिर सी बात है रेट उसका घट जाता है। इसका मतलब है y जो रेट है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है x के। मार्केट में x क्या बता रहा है? आलू की मात्रा। y क्या बता रहा है? रेट ऑफ आलू। तो x बढ़ेगा मतलब मात्रा बढ़ गई तो रेट घट जाएगा।
तो हम यहाँ कोई भी कांस्टेंट लगा दो तो y इज इक्वल टू के बाई एक्स, तो एक फलन बन जाएगा कि नहीं है? हाँ सर बन जाएगा। अच्छा, अब इसमें हम अगर ये देखना चाहते हैं कि x बदलने पर, मतलब मान लो मात्रा अचानक से दुगनी हो गई तो रेट कितना घट गया है, तो ये देखना हम चाहते हैं कि ये बता रहा है। ये बताएगा क्या कि आलू की मात्रा बढ़ने पर रेट कितना बढ़ा, इसकी जानकारी ये जो रेशियो है बताएगा कि आलू की मात्रा जो बढ़ी उससे रेट में कितना चेंज आया। ये क्वांटिटी हमको dy बाई डी एक्स देगी। अब समझ में आ रहा है? इसका मतलब है कि dy बाई डी एक्स में, लेकिन हम लोग यहाँ आलू प्याज नहीं पढ़ेंगे, हम लोग यहाँ इस तरह के फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन हमको समझ में आना चाहिए x कुछ भी हो सकता है, वो कैसे भी बदल सकता है फंक्शन में। ये बहुत प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है इसलिए मैंने दिया। ऐसे कुछ भी हो सकता है फलन, है ना, कुछ भी हो सकता है। वो जैसे आप कितना पढ़ रहे हो, है ना, कितना मार्क्स आ रहा है, आप है ना लाइफ में कैसे जी रहे हो, वो सब चीज़ें हैं। चलो, तो dy बाई डी एक्स एक्चुअल में क्या बताता है? dy बाई डी एक्स बताता है, dy बाई डी एक्स बताता है कि y में x में चेंज करने पर, x में चेंज करने पर y में कितना चेंज हो रहा है, कितना चेंज हो रहा है, ये सब लिखना है आपको बच्चों। dx क्या बताता है? x में चेंज करने पर y में कितना चेंज हो रहा है। बहुत ज़्यादा डिटेलिंग आपको नहीं पढ़नी, कोई आपको ऐसा डेरिवेशन नहीं पढ़ना, आपको फॉर्मूला याद करना है। तो मिटा दें इसको, आप नोट कर लो। चलो, तो अब हम लोग को जो फॉर्मूला, जैसे आप अगर बुक में देखोगे, फिजिक्स की बुक में देखोगे, तो शुरुआत में जो मैथ दी है उसमें कुछ फॉर्मूले दिए हैं dy बाई डी एक्स। ऑकलन में देखोगे आप, तो ऑकलन में dy बाई डी एक्स के जो फॉर्मूले दिए हैं आपको सब नहीं पढ़ना है। मैं आपसे बस सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप सिर्फ ये वाला फॉर्मूला पढ़ लो, y इज इक्वल टू एक्स की पावर n का। अभी आपके लिए इतना बहुत है, आगे जैसे जैसे फॉर्मूले आएंगे तो वो हम पढ़ते जाएंगे। y इज इक्वल टू एक्स की पावर n में अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, dy बाई डी एक्स निकालते हैं, इसका क्या मतलब है? y का हम अवकलन कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, इसको हम क्या कहेंगे? y का अवकलन कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएशन करते हैं x के रिस्पेक्ट में, मतलब x के रिस्पेक्ट का मतलब x के सापेक्ष। समझ में आया? dy बाई डी एक्स ये देगा, क्या हैगा इसका फॉर्मूला क्या है? एन एक्स की पावर n माइनस वन, बस इतना रख रहा है, एन एक्स की पावर n माइनस वन। अच्छा, ये क्या है सर? जैसे अगर हम आपसे कहें y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तब यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 2, इसका मतलब इसका डिफ्रेंशिएशन जब आप करोगे dy बाई डी एक्स, तो क्या आएगा? dy बाई डी एक्स आएगा 2x की पावर 2 माइनस वन, इट मीन्स 2x। और करो y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4, तो dy बाई डी एक्स क्या आएगा? 4x की पावर 4 माइनस वन यानी 4x क्यूब। और करो, जल्दी जल्दी करो, x की पावर 10, तो dy बाई डी एक्स आएगा 10x की पावर 10 माइनस वन यानी 10x9। समझ में आया? अगर इसके साथ कुछ जुड़ जाता है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब आ गया, तो इसका अवकलन अलग अलग करके जोड़ दोगे बस। जैसे एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x की पावर 2 माइनस वन प्लस करोगे, इसका अवकलन करोगे तो 3x की पावर 3 माइनस वन हो जाएगा 2x प्लस 3x स्क्वायर। अगर y के साथ कोई कांस्टेंट आ जाता है, जैसे मान लो x क्यूब है, इसके साथ एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो गया। अब कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, जब भी कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा तो इसका डिफरेंशिएशन जब आप करोगे तो कांस्टेंट को बाहर कर लोगे। अब dy बाई डी एक्स कर रहे हो एक्स क्यूब, मतलब इसको बाहर कर लोगे अवकलन, क्योंकि ये तो चेंज होगा नहीं, ये तो कांस्टेंट है, तो ये बाहर एक्स क्यूब का वही पुराना मेथड, ये तो मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई 3x की पावर 3 माइनस वन, तो मैं 3 2 जा 6x स्क्वायर।
चलो इतना समझ में आया। एक बार फिर से देखो, एक्स स्क्वायर का ऑकलन 2x क्यों हो रहा है, समझ में आ रहा है। एक्स की पावर 4 4x क्यूब। देन ये अगर दो आ जाएंगे, जोड़ आ गया, माइनस आ गया, कुछ भी आ गया, तो हमको ऑकलन आता है, इसका अलग करेंगे, इसका अलग करके जोड़ देंगे, ठीक है। अब ये फॉर्मूला याद हो गया आपको, नोट कर लो, आगे बढ़े। चलो एक जल्दी से करते हैं। अब इतना भी समझ में आ गया कॉन्स्ट। अच्छा एक और कर लो, अगर y बराबर 2 है तो इसका डिफरेंशिएशन, y बराबर 2 का मतलब यहाँ सिर्फ कांस्टेंट है। सिर्फ कांस्टेंट होने का मतलब dy बाई डी एक्स इसका क्या होगा, dy बाई डी एक्स जीरो होगा, क्योंकि 2 में कोई चेंज होगा नहीं। ज़्यादा आपको डिटेल में करना है तो 2x की पावर 0 भी लिख सकते हैं, तो उसको लेकिन बार बार तो 2 इंटू एक्स, 0 इंटू एक्स की पावर 0 माइनस 1, तो 0 मल्टीप्लाई होगा तो 0 आएगा। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर y बराबर 2 नियत है, वाई एक्स में कुछ ना भी वैल्यू रख लो, वाई में कोई चेंज नहीं होगा, इसलिए डी वाई बाई डी एक्स जीरो। अगर आपको कुछ चीज़ें रटनी है, जैसे रटने का मतलब हम ये समझाना चाह रहे हैं कि सिर्फ कांस्टेंट आ जाए, जैसे वाई बराबर एक्स आ जाए, 2x आ जाए, या वाई बराबर 3x आ जाए, ये जो भी आ जाए, तो अगर सिर्फ x है तो उसका डिफरेंशिएशन मैं ये चाह रहा हूँ मैं डायरेक्ट करो। अब 2 इस 1 हो गया, तो 1 इंटू एक्स की पावर 1 माइनस 1 1 जीरो, यानी 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, x की पावर 0, तो x पावर 0 1 होता है ना पावर, तो 2। इसका मतलब अगर कहीं भी आपको सिर्फ x की पावर 1 दिख जाए तो सीधा x हटा के 2 लिख दो। जैसे इसका डिफरेंशिएशन करना है डी वाई बाई डी एक्स, तो इज इक्वल टू 3। समझ में आ गया। चलो एक करते हैं जल्दी से बड़ा सा, हमें लगता है फिर उसके बाद कोई प्रॉब्लम होगी डिफरेंशिएशन में। y इज इक्वल टू 3x पावर 5 प्लस 6x की पावर 4 माइनस 7x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7। बताओ इसका डिफरेंस, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो क्या करोगे, 3 को छोड़ दिया, x की पावर 5 का 5 x की घात 5 माइनस 1, प्लस 6 को छोड़ दिया, 4 का 4 x की घात 4 माइनस 1, माइनस 7 को छोड़ दिया, 3 x की घात 3 माइनस 1, प्लस 10 छोड़ दिया, 2 x की घात 2 माइनस 1, प्लस 6 माइनस 0। 7 का होगा नहीं, 6x में सिर्फ 6 बचेगा, अभी बताया, तो 3 बचे, 15x की घात 4 प्लस 6 4 जा 24x की पावर 3 माइनस 7 तैया 21x स्क्वायर प्लस 10 दूना 20x प्लस 6, तो अच्छा पूरा लिख लो, ऐसे लिखी गया, क्या बार बार लिखें ये आंसर। तो अब हमें लगता है आपको कोई समस्या आएगी ऑकलन करने में आपको, ठीक है। चलो तो इतना करते हैं। ऑकलन के बारे में थोड़ा बहुत डिटेलिंग हम आपको जब चाल बताएंगे और वहाँ पे जब निकलवा लेंगे तो एक कुछ डिटेलिंग आपको वहाँ भी हम बताएंगे। फिलहाल आपको ये बेसिक्स कैसे करना है, फॉर्मूला याद होना चाहिए और उसको कैसे करना है वो प्रैक्टिस कर लो, मेहनत कर लो, ये बार बार अभी हम लोग में आगे सवालों में आएगा। ओके बच्चों, आप पढ़ते रहो, कोई भी समस्या हो मैसेज करो, और आप मतलब कोई भी समस्या उसका मैसेज कर सकते हो, उसका आंसर मैं आपको दूंगा। अगर कोई भी इस वीडियो में आपको कुछ कठिन लगा हो, कुछ ऐसा लगा हो जो समझ में ना आया हो, उसके बारे में आप मैसेज में बता सकते हो, और कुछ सलाह भी दे सकते हो अगर कुछ आपको लगता है कि हाँ जिससे और बेहतर तरीके से आपको वो मिल सकता है। और हाँ, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करिए, ताकि इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिल सके। अपने मित्रों को जो हिंदी माध्यम के हैं, जो उनको एक अच्छे टीचर, एक अच्छा, हम ये नहीं कहेंगे एक अच्छे टीचर सभी अच्छे होते हैं, आप कह सकते हो वो उनका मन नहीं लग रहा है या उनको समझ में नहीं आ रहा है, एक बार आप उनको ये वीडियो दिखा सकते हो सकता है कि ये वीडियो उनकी मदद करे। 15 मिनट 20 मिनट 30 मिनट दिन के कुछ नहीं होते, उतना तो आप अपने जीवन को दे ही सकते हो, अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए। ओके बाय, बेस्ट ऑफ लक।